नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां बहुत तेजी से शुरू हो चुकी हैं और इस ऐतिहासिक पल में शरीक होने के लिए देश विदेश के कितने मेहमानों को न्योता भेजा गया है। कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनने वाली है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियों के अलावा कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को खास और ग्रैंड बनाने के लिए कुल 7 से 8 हजार लोगों को इसमें अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल,
भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू को बुलाना इसलिए भी खास है क्योंकि मुइज़ू उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अपने देश में चीन के प्रति दोस्ती और भारतीय नागरिकों को भगाने वाले अभियान चलाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सार्क के देशों को इन्विटेशन दिया था। ये मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली नीति के भी अनुकूल है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी नेताओं की अतिथि सूची नई दिल्ली की पड़ोसी प्रथम की नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में अहम माने जाने वाले देशों पर उसके रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसीलिए मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण इस बार कई मायनों में खास होगा। इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे बल्कि कुछ ऐसे भी मेहमान दिखेंगे जो इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों मेहमान शामिल होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अलावा फिल्म जगत, खेल जगत, उद्योगपति और काफ़ी संख्या में व्यापारी शामिल होंगे। लेकिन इस सबसे अलग जो बात नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाती है वो है कि इस बार खास मेहमानों की सूची खुद नरेंद्र मोदी ने तय की है जो इस खास दिन पर शामिल होंगे। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वकील, डॉक्टर, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशे से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक गुरुओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वेस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी और लाभार्थी भी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही आदिवासी महिलाएं, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग भी शामिल होंगे। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के कई बड़े प्लान को भी साझा किया। मोदी ने बताया कि एनडीए गठबंधन की उनकी सरकार देश में गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाएगी। वहीं दुनिया भर में भारत का मान कैसे बढ़ाना है इसका मिशन भी ऑन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए 18 बड़े टारगेट कुछ इस तरह से सेट किए हैं। NDA, New India, Develop India, Aspirational India। एनडीए की नई परिभाषा और नए लक्ष्य के साथ शुरू होगी मोदी की तीसरी पारी। उनकी खींची हुई नई लकीर बड़ी है और बुलंद भी। नरेंद्र मोदी की खींची इस लकीर से नए भारत की, उज्जवल भारत की, महाशक्तिशाली भारत की तकदीर तय होनी है। भारत का भाग्य 5 साल मोदी नीति से तय होगा।
लगातार तीसरी बार ताजपोशी से पहले नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि वो 5 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी अद्भुत होगी, अनोखी और अविश्वसनीय भी। सेंट्रल हॉल में मोदी मोदी की गर्जना ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फ्री स्टाइल में फैसले करते रहेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों की इसमें सर्वसम्मति होगी। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल मोदी की रखी परिपाटी पर चलेगा। पूरी दुनिया ये जानने को बेताब थी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार में क्या करेंगे, तो उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल से इसी बेसब्री को खत्म किया है। 5 साल में मोदी पूरे करेंगे 18 संकल्प, मोदी का तीसरा टर्म। रोजगार से रिफॉर्म तक अब झुकेगा चीन यूएस, पीएम मोदी के 5S। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। उनकी एंट्री ऐतिहासिक रही। मोदी ने जब संविधान को सिर झुकाकर नमन किया तो उनके पहली बार संसद पहुंचने की तस्वीरें सबकी जेहन में कौंध गई। जब मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया था, 10 साल पहले और आज की तस्वीरें जैसे मेल खाती हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के इरादे भी जस के तस हैं। मोदी ने 5 साल का अपना जो विजन सबके सामने रखा है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की परंपरा से दुनिया को पाठ सीखने का संदेश भी दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है। गठबंधन सरकार की मजबूती की गारंटी देते हुए नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की समृद्धि का संकल्प दोहराया है। मोदी ने मिडिल क्लास के दुख दर्द से लेकर विकसित भारत का भी एक खाका सेंट्रल हॉल में दिखाया है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी टीम वर्क में यकीन करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबके हित के लिए कदम उठाते हैं। थर्ड टर्म में मोदी के 18 संकल्प की लिस्ट बनी हुई है, जिससे भारत का फ्यूचर ब्राइट होगा। नरेंद्र मोदी सरकार तीसरे टर्म में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट हासिल करने के लिए पुरजोर आवाज उठाएगी। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में दुनिया भर में दहशतगर्दी मचा रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी से पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कई देशों का दिल जीतने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में भारत के व्यापारिक हितों बहुप्रतीक्षित IMEC की स्थापना की पहल भी शुरू करेगी। इस IMEC का पूरा नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है। भारत से शुरू होकर व्यापार के मद्देनजर प्रमुख मध्य पूर्व के देशों से होते हुए ये गलियारा यूरोप को जाएगा, जिससे भारत से व्यापार में बेहद आसानी आ जाएगी। क्यों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। उसी प्रकार से स्पेस हो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है। विश्व बिरादरी में भारत की धाक जमाने के साथ मोदी का पूरा फोकस दुश्मन देशों पर नकेल डालने की रहेगी। नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपनी मजबूत साझेदारी निभाने के प्रयास को तेज करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने पर जोर देंगे। इसमें पीएम मोदी के 5S विजन भी होंगे, जिनमें सम्मान, सहयोग, शांति, समृद्धि और संवाद शामिल है। मोदी ये संकल्प भी दोहराते रहे हैं कि आने वाले समय में प्रवासी भारतीयों को भारत के पारस्परिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रिश्तों को बढ़ाने में भागीदार बनाएंगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, वन फ्यूचर अलायंस, ये सब ऐसे संगठन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि आपदा की सूरत में जब जरूरत पड़े तो पूरा विश्व एकजुट हो और एक पुख्ता प्लेटफॉर्म तैयार हो। एक तरफ भारत को दुनिया का पावर मैनेजमेंट बनाने का विजन है, तो दूसरी तरफ उनकी परवाह जिनकी जिंदगी मुफलिसी की मारी है। मोदी के संकल्प में टॉप पर आदिवासियों के कल्याण के काम हैं। 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में डिजिटल इंडिया का विस्तार भी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल क्रांति से पड़ोसी और दूसरे देशों को भी जोड़ने का मिशन ऑन रखेंगे। भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी डिप्लोमेट्स का विस्तार कर एक नेटवर्क तैयार कर दूर के देशों में भी भारत का संपर्क बढ़ाने का प्लान बना चुके हैं। मोदी तीसरी पारी में प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को विश्व भर में फैलाने का अभियान भी चलाएंगे। भारत से बाहर के देशों में ले जाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों की वापसी के प्रयास पहले की तरह जारी रहेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार भारतीय संस्कृति की शिक्षा के प्रसार के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का प्रयास भी जारी रखेगी। मतलब ये कि मोदी का लक्ष्य तय है, लक्ष्य तक पहुंचने की राह उन्होंने बना ली है। इस राह पर चलना आसान भले ना हो, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर नरेंद्र मोदी रखते हैं। तभी तो बीते 10 सालों के काम को नरेंद्र मोदी महज ट्रेलर बताते हैं। पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। 9 जून को शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी का तूफानी मिशन शुरू हो जाएगा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की धाक G7 में ग्लोबल लीडर भी देखने को बेताब है। एनडीए गठबंधन इस बार कैसे जुटेगा, कैसे सरकार बनाएगा, इसे लेकर कई बातें अब तक सामने आई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सबका पूरी तरह से जवाब दिया। एनडीए कितना मजबूत है और सभी घटक दल किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल हॉल से आई इसकी कुछ तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जब पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में पहुंचे तो ये इतिहास रचने जैसा रहा। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। 2014,
2019 और अब 2024। सर्वसम्मति से इन 3 तस्वीरों में बीजेपी के उदय की एक कहानी छुपी हुई है। पिछले 10 वर्षों में इसकी गवाह पूरी दुनिया बनी है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे नरेंद्र मोदी की एंट्री इस तरह हुई। सेंट्रल हॉल की तरफ रुख करने से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री एनडीए की मीटिंग में आए हैं। जब वो सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तब अंदर उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे नरेंद्र मोदी के कदम हमेशा बीजेपी के लिए बहुत खास पल रहेंगे। प्रधानमंत्री जैसे सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी सबसे पहले संविधान के प्रति की तरफ बढ़े और उसे माथे से लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। विपक्ष ने इस चुनाव में लगातार यह आरोप लगाया कि 400 सीट पाकर बीजेपी संविधान बदल देगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। अब देखिए कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन मौजूद रहा। नरेंद्र मोदी बीच में, उनके बाईं ओर एनडीए के सबसे बड़े घटक दल टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, फिर जेडीयू के नीतीश कुमार, शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल। नरेंद्र मोदी के दाईं तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एनसीपी के अजित पवार, जेडीएस के एसडी कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश की जन सेना पार्टी के पवन कल्याण। पुरानी संसद भवन का ये सेंट्रल हॉल देश की आज़ादी से पहले और बाद में भारत की यात्रा का गवाह रहा है। भारत की संविधान सभा संविधान तैयार करने के लिए दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक इसी सेंट्रल हॉल में बैठी। तब से ये तारीखी जगह भारत के लिए बहुत खास रही है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने के लिए औपचारिक रूप से बैठक शुरू हुई। जेपी नड्डा बोले, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम। इसके बाद राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। फिर अमित शाह भी बोले, कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। नितिन गडकरी, एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार और चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण भी बोले। मंच पर जो था सब बोले। इसके बाद बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 1 घंटे तक बताया कि पिछली 2 सरकारों में एनडीए और बीजेपी ने क्या किया और अगले 5 सालों में वो क्या करने जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। एनडीए की बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। आगे की कतार में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहब, मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह, गोवा के प्रमोद सावंत और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू।